नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। देश का बजट पेश होने के बाद से ही बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है। हालांकि अगर बात सत्ता पक्ष की करें तो सत्ता पक्ष इससे खुश नजर आ रहा है, तो वहीं विपक्ष लगातार इस पर हंगामा कर रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि इसमें बिहार की बेहतरी, तो वहीं विपक्ष इसे झुंझुना बता रहा है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जी सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब से बजट पेश हुआ है तो सत्ता पक्ष जो है वो इसे बिहार में बहार बता रहे हैं, तो वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार इस पर हंगामा कर रहा है। विपक्ष लगातार इसे झुंझुना बता रहा है, झाल बजा रहा है इस पे। तो आप इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष झाल बजाए, झुनझुना बजाए, वो विपक्ष का पार्ट है, विपक्ष अपना कार्य करता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि 58,900 करोड़ रुपए की योजनाएं जब आकार लेंगी बिहार में, तो शायद बिहार की बेहतरी के लिए इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती। अब ये उत्तर बिहार जो नेपाल की त्रासदी से कैसे नेपाल की नदियों का पानी आता था और पूरा उत्तर बिहार डूब जाता है, हर वर्ष का ये एक डिजास्टर है, हर वर्ष की एक आपदा है। और उत्तर बिहार के लोग तटबंधों पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अगर 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया कि हम एक हाई डैम बनाएंगे और रिजर्वायर बना करके नेपाल को हम मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन हम अपने बिहार को बचाएंगे बाढ़ और पानी में डूबने से। दूसरी तरफ सिंचाई के भी योजनाएं हैं कि अगर वो खेत तो पानी के अभाव में सूखे रह जाते हैं, जो मिट्टी सोना उगा सकती है, उन खेतों तक हम पानी पहुंचाएंगे। तो केंद्र का एक बड़ा योगदान है। 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए पीरपैंती में एक बड़ी योजना आकार ले रही है, जिसके लिए 24,000 करोड़ रुपया उन्होंने दिया। और आज तक बिहार में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं था, उन्होंने 3 एक्सप्रेसवे दिया। अब एक्सप्रेसवे की समझ कितना विपक्ष को है मुझे नहीं पता है, लेकिन एक्सप्रेसवे किस तरह से लाइफलाइन होता है लोगों के लिए, कैसे कनेक्टिविटी को आसान कर देता है, उसके लिए 26,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। मैं मानता हूं कि 58,900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बिहार में लॉन्च हो रहा है और इसी बजट में, इसी बजटीय सेशन में उसको एग्जीक्यूट होना है। बिहार के लिए बड़ा सवाल है। अब इसको आप गंभीरता से स्वीकार कीजिए नहीं कीजिए, विपक्ष तो ये भी कह रहा है, ममता बनर्जी तो कह रही, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये तो बिहार और आंध्रा स्पेसिफिक बजट है। तो भाई आप विपक्ष का तो एक ही राग होगा ना। अगर इंडिया गठबंधन है तो या तो ममता बनर्जी की बात में सच्चाई है, या ये झुनझुना और झाल वाले लोग हैं इनके बात में सच्चाई है। इन लोगों का तो अपना ही कंट्राडिक्टरी है कि ममता बनर्जी और अखिलेश कह रहे हैं कि नहीं ये तो आंध्रा और बिहार स्पेसिफिक बजट है, और यहाँ का विपक्ष कह रही है कि ये बजट कुछ नहीं है, झुनझुना है। तो अगर 3 एक्सप्रेसवे, एक बड़ा थर्मल पावर प्लांट जिससे 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा, और उत्तर बिहार को बाढ़ से सुरक्षा और किसानों के खेत में पानी, अगर झुनझुना है, ये विपक्ष की समझ हो सकती है। एक बिहार के नागरिक होने के नाते मेरी समझ तो है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो बिहार के हिस्से में है। और यही तक चीजें कहाँ रुक गई? कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है कि हम करेंगे बिहार में। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट देंगे, मेडिकल कॉलेज देंगे, और उसके बाद जो 9 प्रायोरिटी बजट में रखा गया है, उस 9 प्रायोरिटी को अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको बिहार मिलेगा। तो अगर बिहार के हिस्से में इस बार जिन कारणों से लगता है कि केंद्र की सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मदद से चल रही है, अगर यह भी कारण है और इसकी वजह से भी बिहार पर फोकस किया गया है, तो मैं मानता हूं कि बिहार की बेहतरी के लिए, और बिहार जैसा राज्य, 4 राज्य बीमारू थे, 2 निकल गए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान बचा हुआ है। अगर एक बीमारू राज्य के इस तरह की योजनाएं आकार लेंगी तो ये बिहार के हित में है, बिहार की बेहतरी और बिहार के विकास के लिए। इसको मैं मानता हूं कि एक सकारात्मक सहयोग है केंद्र का बिहार के लिए।
पर डॉक्टर साहब, विपक्ष का तो ये कहना है कि विशेष राज्य की दर्जा की मांग की जा रही थी, बट वो तो नहीं मिला बिहार को। अब विपक्ष को ये भी जानना चाहिए कि 2012 में किनकी सरकार थी। उस समय जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया गया था, उन्होंने ही तो कहा था कि विशेष राज्य के दर्जा का प्रोविजन को हम समाप्त कर रहे हैं। ये 14वां वित्त आयोग किसने बनाया था, किनके समय में बना था, और उनकी रिपोर्ट थी कि अब गाडगिल फॉर्मूला को हम खत्म करते हैं, अब किसी राज्य को कोई विशेष राज्य जैसा दर्जा नहीं मिलेगा। और 25% जो करों में टैक्स में जो हिस्सेदारी होती थी, उसको बढ़ा के 42% कर दिया गया था। तो अगर 4 से लेकर के 14 तक विपक्ष, यूपीए गवर्नमेंट ही तो थी, कांग्रेस की सरकार थी, लालू प्रसाद जी उस सरकार के हिस्से थे, तो उस समय इनको क्यों नहीं विशेष राज्य दर्जे का, जब प्रोविजन ही समाप्त हो गया, फाइनेंस कमीशन ने इस रिकमेंडेशन को ही खत्म कर दिया, तो विशेष राज्य का दर्जा का एक अभियान चला करके आप राजनीति कर सकते हैं। धरती पर और धरातल पर आपके हिस्से में कुछ आने वाला नहीं था। तो विपक्ष तो कहेगा 2014 से 4 से 14 तक विपक्ष क्यों नहीं दिला दिया। जिस समय प्रोविजन समाप्त किया जा रहा था, उस समय लालू प्रसाद जी खड़े हो जाते, कहते कि नहीं, इस प्रोविजन को समाप्त नहीं होने देंगे, हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, तब इस प्रोविजन को समाप्त कराएंगे। देखिए, राजनीति करने के लिए विपक्ष के पास विशेष राज्य का दर्जा है, लेकिन जो विशेष राज्य के दर्जा के लिए जो हरता है, जो हिली टेरियन एरिया क्या है बिहार के पास, ट्राइबल पॉपुलेशन है बिहार के पास, क्या वो कहता है कि कम जनसंख्या घनत्व क्या है बिहार के पास। तो क्राइटेरिया रहे ना भी रहता तब भी मिलता, अगर ये प्रोविजन रहता, यहाँ विशेष राज्य का दर्जा मिलने का प्रोविजन बचा हुआ। 14 में वित्त आयोग ने कर दिया, 16 में अरविंद पनगढ़िया ने उस पर मुहर लगा दी कि विशेष राज्य दर्जा जैसी कोई बात नहीं है। तो जब कोई प्रोविजन ही नहीं है और आप कहेंगे हम तो इसको लेंगे ही, तो प्रोविजन समाप्त करने वाले आप और दबाव बनाने वाले भी आप। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की ही सरकार रहेगी, फिर सत्ता बदलेगी, आप विशेष राज्य का प्रोविजन करवा लीजिएगा और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दीजिएगा, अगर विपक्ष को लगता है कि हमारी राजनीतिक ताकत इतनी मजबूत है। लेकिन प्रोविजन जब आपने प्रोविजन ही समाप्त करा दिया, तो विशेष राज्य का दर्जा को एक राजनीतिक हथियार के रूप में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल संजय जी, एक तरफ ये लोग विपक्ष सवाल उठाते रहते हैं, वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन फिर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब है। आपको ऐसा नहीं लगता डॉक्टर साहब कि अगर वो होते तो शायद सरकार को अच्छे से घेर पाते, विपक्ष की आवाज बन मजबूती से और उठती सदन में? नहीं, ये ऐसा पहले भी वो करते रहे हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी जी को बिल्कुल सदन में रहना चाहिए और आपके सवाल बड़े ही लाजिमी। तो फिर विपक्ष के नेता होने का मतलब क्या? ये गांव या खेत खलिहान जो यहाँ के लोग हैं, गरीब अमीर जो भी लोग हैं, मध्यम वर्ग, सबके प्रतिनिधि के तौर पर विपक्ष का नेता होता है। और सत्ता तो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है ना, सत्ता तो अपने कामों की उपलब्धियां गिनाता है, लेकिन विपक्ष जो है उनकी आवाज बन करके मजबूती के साथ सदन में उनकी आवाज को बुलंद करता है। तो विपक्ष के नेता को होना चाहिए। अब विपक्ष को नेता को सदन में सरकार को घेरने और जनता की आवाज बनने की बजाय विदेश यात्रा अगर ज्यादा जरूरी लग रहा होगा तो ये अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति स्वाभाविक रूप से एक लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। उनके लिए चिंता का विषय हो ना हो, लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है कि आखिर प्रतिपक्ष के नेता भाई, जो सदन चल रहा है, सत्र बहुत छोटा है, 5 दिन का सत्र है और आप उसमें अनुपस्थित हैं, तो फिर आपकी आवाज, अब तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं सड़क पर तो आंदोलन करती नहीं है, लगता है कि वो आवाज उठाएगी सदन में सरकार को घेरेगी और सदन में आप अनुपस्थित हैं, तो बिल्कुल आपके सवाल जाएंगे कि आप कह रही हैं कि अगर वो सदन में शायद होते तो लोगों की आवाज और लोगों के सवाल जो अनुत्तरित रह जाते हैं, मजबूती से सवाल उठाते और सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य होना पड़ता। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के अभाव में इनकी पार्टी या इनके गठबंधन के दो लोग भी आवाज उठाएंगे
उस आवाज में वो ताकत नहीं होगी जो नेता प्रतिपक्ष की आवाज में ताकत होगी, क्योंकि उनको जो राजनीतिक और संवैधानिक ताकत मिली हुई है शायद दूसरे को नहीं। आरक्षण के मुद्दे की बात करें तो आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा है, तो क्या लगता है आरक्षण पर सरकार का अगला कदम क्या होगा? नहीं, वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की बात वो कर रहे हैं कि इसको केंद्र पर दबाव डाल करके 9वीं अनुसूची में डलवाइए। तो इस पर तो नीतीश कुमार जी ने आज सदन में जवाब दिया है कि हम अगर कर दिए थे तो इस प्रस्ताव को अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही अगर नहीं माना, हमारे सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े को उसने सही नहीं माना, रिजेक्ट कर दिया, तो इसमें हम क्या कर सकते? फिर भी हम प्रयास करें। और विजय चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 9वीं अनुसूची में डालने के लिए मैंने प्रस्ताव भेजा है, हमने तो पहल की है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिहार पहला राज्य है जिसमें प्रतिपक्ष इस बात को कर रहा है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में मराठाओं ने आंदोलन किया कि हमें उसमें शामिल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। हरियाणा के जाट लोगों ने इस पर मजबूती के साथ आवाज उठाई, उसको नहीं माना। तो सुप्रीम कोर्ट अगर एक कैप लगा रखी और कहती है सामान्य स्थिति में नहीं, तो विशेष परिस्थिति कौन सी आ गई जिसकी वजह से इनको कैप को हटाना पड़ रहा है और इनकी संख्या इतनी अधिक हो गई, कोई आधार तो सरकार के पास होगा ना। और इंस्टीट्यूशन का कस्टोडियन या इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट को है ना। तो जो सुप्रीम बॉडी है जो इंटरप्रेट करती है, पहले तो उनको अपना रिव्यू में जाएंगे सरकार और जा करके अपना पक्ष रखें कि नहीं ये आधार हमने बनाया है और इसके आधार पर हमने रिजर्वेशन कोटा को बढ़ा करके 65% कर दिया। तो सरकार कह रही है, लेकिन विपक्ष इसको घेर रही है कि आपने ठीक से नहीं रखा और पहले आप इसको 9वीं अनुसूची में डलवाइए। तो 9वीं अनुसूची में डलवाना कोई नीतीश कुमार के और जनता दल यू के बस में तो है नहीं। केंद्र सरकार कितनी गंभीरता से लेती है इसको, इस पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, ये मुद्दे को गरमाया है लोगों ने और इसको एक आधार बना करके सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। डॉक्टर संजय कुमार जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि लगातार सरकार अब एक्शन मोड पे आ रही है धीरे धीरे, तो पेपर लीक को भी लेकर नया बिल पास किया गया है, आज नया बिल पेश किया गया है, तो क्या लगता है इस बिल से अब पेपर लीक पे लगाम लगेगा? क्योंकि इसमें सख्त कानून का प्रावधान है, 1 करोड़ रुपए जुर्माना देना होगा, 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो लगाम लगेगा? अब लगता है कि नकल नहीं होगा बिहार में? देखिए, सरकार तो कानून ही बना सकती है और अगर कानून कड़े होंगे, सख्त होंगे, इस बिहार में तो करके दिखाया है। 2005 से 10 का जो कालखंड था उसमें नीतीश कुमार ने अपराध पर लगाम लगा के दिखाया, कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट की मदद मिली, कैसे इन्होंने स्पीडी ट्रायल करके बड़े बड़े अपराधियों को सजा दिलवाई 7 दिनों के अंदर में, 10 दिनों के अंदर में। तो कानून का खौफ तो होता ही है ना। अगर ये जो नकलची हैं, जो वैसे ईमानदार और मेहनती बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और पैसे वाले बच्चे जो होते हैं उनको ये दाखिला दिलाने में कामयाब हो जाते हैं चंद रुपयों की बदौलत, नाइंसाफी तो हो ही रही है। अगर सरकार इसमें कानून लेकर के आती है और कहती है कि हम उनको अगर पकड़ेंगे तो बख्शेंगे नहीं और ये बजाते कानून इसके तहत उनको सजा भुगतनी होगी, तो एक खौफ और एक डर का वातावरण तो उनके अंदर होगा ही ना। नहीं तो बिहार तो इसका केंद्र बना हुआ है और पूरा देश बिहार को हंस रहा है। ये बिहार अब जो कभी मेधा की धरती थी, प्रतिभा की धरती थी, अब ये नकल कराने की धरती बन गई है। तो एक बिहार मजाक और व्यंग का पात्र बना हुआ है। इससे निकलने में शायद ये कानून जरूर मदद करेगा, मुझे ऐसा लगता है। और सरकार अगर न केवल कानून बनाए बल्कि सरकार उन कलचियों पर नजर रखे कि वहां कानून के माध्यम से उनको अंदर तक भेजने में उन नकलचियों को अगर सरकार सक्रियता दिखाएगी तो निश्चित रूप से इस कानून का भय और इस कानून का प्रभाव दिखेगा। बिल्कुल। डॉक्टर संजय कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल सरकार एक्शन मोड में आ गई है, पेपर लीक मामले को भी लेकर सरकार ने बिल पेश कर दिया है, तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है, चाहे फिर वो मुद्दा आरक्षण का हो या फिर बजट का हो, हर चीज में विपक्ष
बार बार सवाल उठा रहा है। हालांकि अब सरकार का अगला कदम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।